अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़ियालॉजी फ़ॉर पैरामेडिक्स के लेक्चर 5 में खुश आमदीद। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ब्लड और उसकी कंपोजिशन को तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड से। The definition of blood is defined as a red color fluid that circulates through vascular system in humans and other vertebrates carrying nutrients and oxygen to and waste products including carbon dioxide from all parts of the body। यानी खून एक सुर्ख रंग का माया है जो वेस्कुलर सिस्टम की नालियों के अंदर में गर्दिश करता है। किस में? इंसानों में और वर्टिब्रेट्स में। इसके कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को और खुराक को जिस्म में पहुंचाता है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखते हैं। ब्लड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, प्लाज्मा पर और सेल्स पर। प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है और सेल्स 45% होते हैं। सेल्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। अब हम इन सब को तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा से शुरू करते हैं। ब्लड के लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा को अब देखते हैं। प्लाज्मा 92% वाटर पर मुश्तमिल होता है। इसके साथ प्लाज्मा के अंदर सॉलिड्स होते हैं जो 7 से 8% होते हैं और प्लाज्मा के अंदर गैसेस भी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई। ये गैसें प्लाज्मा के अंदर होती हैं। अब देखते हैं सॉलिड्स। सॉलिड में दो किस्म के सॉलिड्स हैं, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? अब देखते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस शामिल होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से आ गए? एल्ब्यूमिन आ गया, ग्लोबुलिन आ गया, फाइब्रिनोजेन आ गया। ये कौन से हो गए? प्लाज्मा प्रोटीन हो गए। प्लाज्मा प्रोटीन के बाद अमाइनो एसिड्स आ गया। अमाइनो एसिड्स के बाद कार्बोहाइड्रेट आ गया। कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट आ गया। एंजाइम्स आ गए। एंजाइम्स के साथ एंटीबॉडीज़ आ गई।
एंटीबॉडीज़ के साथ इंटरनल सेक्रीशंस। इंटरनल सेक्रीशन यानी जिस्म के अंदर खारिज होने वाली इंटरनल सेक्रीशन, जैसे हार्मोन्स हो गए, और इसके साथ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस कौन से आ गए? जैसे क्रेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ये भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्लाज्मा में सोडियम होता है, सोडियम के साथ कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, फास्फेट होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, आयोडाइड होता है और बाइकार्बोनेट होता है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। प्लाज्मा के बाद अब शुरू करते हैं सेल्स को। तो सेल्स 3 तरह के होते हैं ब्लड के अंदर: आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब हम इन तीनों सेल्स को नीचे तफसील के साथ देखते हैं। आरबीसीज या आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसीज ग्लोबुलिन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ही आरबीसीज का रंग सुर्ख होता है। हीमो मतलब आयरन। आरबीसीज के अंदर आयरन होता है। इसी आयरन की वजह से ही, क्योंकि आयरन के अंदर ये खसूसियत है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन जम जाती है, तो इसी आयरन की वजह से रेड ब्लड सेल्स के साथ ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, जो फिर ये खून सारे जिस्म तक, खलियों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। आरबीसीज की नॉर्मल वैल्यू 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है, यानी 4 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। रेशो कुछ इस तरह के एडल्ट्स मेल्स के अंदर 5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है और फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। यानी एडल्ट मेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। अब अगर आरबीसीज के स्ट्रक्चर को देखें तो रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लियाइड, यानी आरबीसीज सेलों के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो ज़ाहिर है फिर डीएनए भी नहीं होता है। नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गोल्गी एपरेटस। आरबीसीज सेलों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और गोल्गी एपरेटस भी नहीं होता। और ये बाइकनकेव शेप्स होते हैं, यानी इनकी शक्ल बाइकनकेव होती है, यानी
दोनों तरफ से अंदर को धंसी हुई होती है। फंक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के फंक्शन को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से टिश्यूज तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से टिश्यू से फेफड़ों तक पहुंचाता है। और तीसरा ग्रुप ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, यानी ये ब्लड ग्रुप्स में मदद करता है। कैसे? आरबीसीज कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस लाइक ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड आरएच फैक्टर्स। जो ब्लड ग्रुप को, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ये इन्हीं एंटीजेंस की बुनियाद पर होती है। ए एंटीजन की, बी एंटीजन की और आरएच फैक्टर की बुनियाद पर। तो ये एंटीजेंस जो होते हैं ये भी रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही होते हैं। रेड ब्लड सेल्स लीवर और बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और रेड ब्लड सेल्स की उम्र लाइफ तकरीबन 120 डेज होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स की ज़िंदगी 120 दिन होती है। इसके बाद ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह पीछे से नए रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। अब WBCs को देखते हैं। WBCs या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। और रेड ब्लड सेल के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। Compared to the RBCs, the WBCs are larger in size and lesser in number। अगर RBCs का WBCs से कंपेयर करें तो RBCs WBCs से साइज़ के अंदर छोटे होते हैं, लेकिन तादाद में RBCs WBCs से ज़्यादा होते हैं। अमाउंट ऑफ WBCs 4000 से लेकर 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है। अगर WBCs की क्लासिफिकेशन को देखें तो इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो जिनके साथ ग्रेन्यूल्स मिले होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट्स जिनके साथ ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स हो गए, एसिनोफिल्स हो गए और बेसोफिल्स हो गए। न्यूट्रोफिल्स 50 to 70% होते हैं,
एसिनोफिल्स 2 to 4% होते हैं और बेसोफिल्स 0 से 1% होते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स आ गए और लिम्फोसाइट्स आ गए। मोनोसाइट्स 2 से 6% होते हैं और लिम्फोसाइट्स 20 से 30% होते हैं। और अगर हम लाइफ स्पेन्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स की ज़िंदगी 2 से 5 दिन होती है। एसिनोफिल्स की 7 से 12 दिन होती है और बेसोफिल्स की 12 से 15 दिन होती है। एग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं तो मोनोसाइट्स की ज़िंदगी 2 से 5 दिन होती है और लिम्फोसाइट्स आधा दिन से लेकर 1 दिन तक इसकी ज़िंदगी होती है। 8 आवर्स से 1 दिन तक लिम्फोसाइट्स की ज़िंदगी होती है। WBCs बोन मैरो के अंदर बनते हैं। फंक्शन ऑफ WBCs, it is defensive force of our body। WBCs हमारे जिस्म की दिफाई फौज होती है। ये क्या करते हैं? इट इनगल्फ द जर्म्स एंड हार्मफुल बॉडी इनसाइड दी बॉडी, यानी हमारे जिस्म के अंदर जो जरासीम दाखिल होते हैं WBCs उनको निगल लेते हैं। इस तरह वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो WBCs हमारी बॉडी के एक फ़ौज होती है जो बाहर से हमला करने वाली फ़ौज के ख़िलाफ़ यानी जर्म्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। WBCs के बाद अब देखते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। दे आर कलरलेस, इनका भी कोई कलर नहीं होता। प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ग्लाइकोजेंस होते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर DNA भी इसके अंदर भी नहीं होता। नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स 2 लाख से 4 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होती है, यानी प्लेटलेट्स की नॉर्मल काउंट जो होती है 2 लाख से 4 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और इसकी ज़िंदगी 2 से 10 दिन तक होती है, यानी प्लेटलेट्स 2 से 10 दिन तक ज़िंदा रहता है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स खून को जमने में मदद करते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद देते हैं।